हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं वेक्टर्स यानी कि सदिश का ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी मैं आपको क्लास 12th के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का वीडियो मैं आपको बना रहा हूं, जिसमें कि आज मैं आपको स्पेशल बताने वाला हूं वेक्टर्स यानी कि सदिश का ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आज ये पहला वीडियो ही है वेक्टर से रिलेटेड, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी बात मिस ना हो। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट शुरू करते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि आज हम आपको वेक्टर्स का बेसिक चीज से स्टार्ट किए हैं। अब आपको बेसिक से लेके आपको पूरा आगे तक बताएंगे। तो सबसे पहला बात आता है कि फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियां क्या होता है। तो भौतिक राशियां क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है कि ऐसी राशि जिसको आप मेजर कर सकते हैं यानी कि माप सकते हैं। तो वैसी राशि जिसको आप मेजर यानी कि माप सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप के आपको पढ़ना है, एक होता है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। इसी को शॉर्ट में स्केलर क्वांटिटीज को हम स्केलर भी बोलते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज को वेक्टर के नाम से भी जानेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश राशियां या सीधा सीधा हम अदिश भी बोलेंगे, इसको सदिश राशियां या सदिश बोलेंगे। तो आपको यह बात इतना ही याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जिसको आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। और इसमें दो टाइप का, एक स्केलर और एक वेक्टर, यानी कि एक अदिश होता है और एक सदिश होता है। यही दोनों के बारे में आपको विशेष खास करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बात समझते हैं कि अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है। तो देखिए, तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं पहले कि स्केलर क्वांटिटीज यानी कि स्केलर क्या होता है, फिर हम लोग वेक्टर के बारे में बारी बारी से समझेंगे। तो देखिएगा, स्केलर यानी कि अदिश के बारे में सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, एक एक लाइन को हम बताएंगे, उसी चीज को आप फॉलो करिएगा और उसी चीज को आप याद भी रखिएगा। स्केलर का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें परिमाण होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ परिमाण ही होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर यानी कि अदिश। अब अगर आप परिभाषा बनाना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे अदिश कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा मास यानी कि द्रव्यमान, लेंथ यानी लंबाई, एरिया यानी क्षेत्रफल, वॉल्यूम यानी आयतन, टाइम यानी कि समय, स्पीड मतलब चाल, वर्क मतलब काल। ये सब जो उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्केलर के उदाहरण है यानी कि अदिश। और इन सब में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए इसको हम लोग स्केलर यानी कि अदिश बोलेंगे। अब हम बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो देखिए, वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स का परिभाषा भी आप समझ सकते हैं। देखिएगा, वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों चीज होता है। और दोनों चीज क्या क्या, तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होता है। फिर से समझिएगा कि वैसी राशि जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो तब हम उसको वेक्टर यानी कि सदिश बोलते हैं। परिभाषा अगर आप बनाना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो उसे सदिश कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे फोर्स। फोर्स मतलब बल। बल में आप लोग जानते हैं कि दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए ये जो उदाहरण है वेक्टर का उदाहरण है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, वेलोसिटी यानी कि वेग, मोमेंटम संवेग और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ये सब जो उदाहरण दिखाई दे रहा है ये वेक्टर्स का है, इसलिए क्योंकि दोनों चीज इसमें होता है, यानी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ये बात तो आप लोगों को हमें लगता है कि बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा, वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर यानी सदिश का निरूपण। तो एक लाइन में आपको याद रखना है, मैथमेटिकली हम आपको बताने वाले हैं कि मैथ्स में आपको खास करके ध्यान यह देना है कि हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यानी दिश रेखा खंड से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि तीर के चिन्ह। याद रखिएगा, ये तीर का चिन्ह जो है ना, इस तीर के चिन्ह से ही हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट यानी कि डिनोट सूचित करते हैं। ठीक है, अब जैसे इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां ए पर था और ये व्यक्ति चल के कहां चला गया, बी पर चला गया। तो यहां से यहां जो आपको डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, ए बी जो दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम वेक्टर में तब्दील करें यानी वेक्टर में बोलेंगे तो बोलेंगे वेक्टर ए बी। ए बी यानी ए बी पर एक तीर का चिन्ह अगर हम लगा देते हैं तो इसको वेक्टर ए बी बोलते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है, ये जो शुरू में पॉइंट है इसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं यानी प्रारंभिक बिंदु, और जो बाद वाला बिंदु होता है उसको फाइनल पॉइंट या अंतिम बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ए बी जब भी वेक्टर लिखते हैं उसमें दो चीज आपको अक्सर दिखाई देगा, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। जैसे यहां पर ए बी वेक्टर दिखाई दे रहा तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है यानी कि अंतिम बिंदु है। जैसे अगर मान लीजिए यही चीज अगर ऐसे होता, ए है और यहाँ बी तो है, लेकिन ये बी से ए आया, गौर से देखिए, बी से चल के ए आया तो इसको हम लोग बी ए वेक्टर बोलेंगे।
बोलेंगे। ध्यानपूर्वक इस बात को समझेंगे। ए से बी गया इसलिए इसको ए बी वेक्टर बोलेंगे। अगर कोई बी से ए चल के आया तो इसको वी ए वेक्टर बोलेंगे। और उसी तरह से अगर मान लीजिए पी से कोई क्यू गया तो इसको पी क्यू वेक्टर बोलेंगे। तो इसमें दो चीज हमेशा रहेगा, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो वेक्टर को आपको बस इतना ही याद रखना है कि हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं, यानी कि एक तीर के चिन्ह से इसको डिनोट करते हैं। खास करके वेक्टर को आप ऐसे दिखाई देगा आपको, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। और फिजिक्स में अब संभवतः आपको कैपिटल लेटर्स में भी लिख देते हैं टीचर लोग कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। लेकिन अगर आप मैथ की बात करें तो मैथ्स में आपको ज्यादा खास करके इसी टाइप का दिखाई देगा कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। और कैपिटल में अगर आपको दिखाई भी देगा तो ऐसे ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर, इस तरह से। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये बात तो आप लोग समझ गए कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यानी कि तीर के चिन्ह से। अब हम आपको बताते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि परिमाण इसका क्या होता है, समझ लीजिएगा। कोई भी वेक्टर होगा तो उसको परिमाण क्या होता है, या इसको हम मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप मापांक भी बोलते हैं। याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड को ही मॉडुलस या हिंदी में मापांक या परिमाण बोलते हैं। अब परिमाण होता क्या है या मैग्नीट्यूड होता क्या है, तो सीधा सीधा एक लाइन में आप याद रखिएगा, लेंथ यानी कि लंबाई। तो लंबाई को ही हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यहां पर एक इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट था, तो आपको तो ये पता हो गया, यहां से यहां अगर हम मिला दिए, तीर का चिन्ह लगा दिए, तो ये ए बी वेक्टर बना। क्या बना, ए बी वेक्टर। और ये ए बी वेक्टर को ना मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, और इसके लेंथ को यानी यहां से यहां जो लंबाई होगा उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड या मॉडुलस के नाम से जानेंगे। तो इसीलिए हम इस पे क्या करेंगे, मोड लगा देंगे। जो भी आपका ए बी वेक्टर है इसमें मोड लगा दीजिएगा, या इसको अगर हम इसके बराबर माने तो इसमें भी मोड लगा देते हैं। और ये या तो कोई नंबर प्राप्त होगा, नंबर कहने का मतलब कोई संख्या प्राप्त होगा, यहां से यहां जितना भी दूरी होगा या लंबाई होगा वही होगा, या आप सीधा सीधा ए बी भी कह सकते हैं। और आपको पता है कि अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट पता हो तो दूरी सूत्र से आप आराम से यहां से यहां दूरी निकाल सकते हैं। तो जो भी यहां से यहां दूरी होगा उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड या मॉडुलस मापांक या परिमाण के नाम से जानेंगे। इसमें आपको ये वो चीज आपको याद रखना, दिशा के बारे में आप लोग सब लोग को पता ही होना चाहिए कि उत्तर, पश्चिम, पूरब, ये सब आपको पता है ना। तो जैसे यहां पर डायरेक्शन देख लीजिए एक बार, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसके बीच में भी डायरेक्शन होता है, जैसे ईस्ट है और नॉर्थ है तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, या उलट पुलट के भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको नॉर्थ वेस्ट, ऐसा है ना, नॉर्थ और वेस्ट इसको बोल सकते हैं, वेस्ट और साउथ, और इसको बोलेंगे साउथ और ईस्ट। इसको साउथ और यहाँ पर ये साउथ और ईस्ट, साउथ और ईस्ट है, इसको उलट पुलट के भी बोल सकते हैं, ईस्ट साउथ भी आप बोल सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, 4 को डायरेक्शन, तो सीधा सीधा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और बीच में 4 गो होता है। तो टोटल दिशा क्या है वो 8 गो। ठीक है, ऊपर नीचे यहाँ पर नहीं जाना है आपको, डायरेक्शन इतना ही से काम चल जाएगा। तो ये तो हो गया। अभी हम आपको बताया सीधा सीधा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर के कितने प्रकार होते हैं। तो समझने का प्रयास करिएगा, बारी बारी से इस चीज को आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। पहला जो होता है वो जीरो वेक्टर यानी कि शून्य सदिश। तो शून्य सदिश क्या होता है, जीरो वेक्टर किसको बोलेंगे, सबसे पहले आप बस एक ही लाइन याद रखिएगा, जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, यही हो। यहीं से कोई व्यक्ति चलना शुरू किया और यहीं पर जाके बैठ गया, तो बैठा कहीं गया ही नहीं। अब मान लीजिए कोई बी पर था और बी पर ही बैठले रह गया, सी पर कोई था और सी पर ही रह गया। तो ये सब जो उदाहरण है ये सब क्या है, इनिशियल है, मतलब प्रारंभिक बिंदु भी एक ही है और अंतिम बिंदु भी एक ही है। तो इसको जीरो वेक्टर यानी कि शून्य सदिश बोलेंगे। जैसे यहां पर देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो बताइए इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम है, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु सेम है, तो सेम रहेगा ना, तो उसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। और इसको सूचित करते हैं जीरो पर वेक्टर से। और इसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण जो होता है वह जीरो होता है, क्योंकि ये ट्रेवल तो तन को किया नहीं है, तो इसका दूरी कितना आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो जीरो वेक्टर तो बड़ी आसान है, जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है। दूसरा चीज समझने का प्रयास करिएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब होता है मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश किसको बोलते हैं, वैसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड एक इकाई हो। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, एक इकाई होना चाहिए, मतलब एक यूनिट अगर है तो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। एक से तन को ज्यादा, एक से तन को कम है तो उसको यूनिट वेक्टर नहीं बोलेंगे। एक बात इसमें और याद रखिएगा कि यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर है, मतलब वेक्टर ए की दिशा में मात्रक सदिश अगर आप कभी आपसे पूछ दिया जाए तो इसको हम लोग ए कैप से डिनोट करते हैं। ए पर कथी लगाते हैं, कैप। कैप मतलब टोपी, और ए
कैप से डिनोट करेंगे तो समझ जाएगा कि वह यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड यानी कि मोड निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी हम उसको यूनिट वेक्टर के नाम से जानेंगे। इसमें आप एक नोट याद रखिएगा कि यूनिट वेक्टर में आपको 3 गो चीज ज्यादा यूज करना पड़ेगा, आई कैप, जे कैप, के कैप। वेक्टर जब भी आप पढ़ेंगे तो इसको 3 गो चीज आपको यूज करना होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, तो ये यूनिट वेक्टर है और तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये आपको डायरेक्शन पता होगा, ये चीज थोड़ा सा आप जान लीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। आगे भी इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये है आई, ये है जे और ये है के। ये तीनों जो है एक दूसरे पर 90-90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे बाद में। तो ये तो आप समझ गए होंगे यूनिट वेक्टर। अब हम आपको बताते हैं कोइनिशियल वेक्टर के बारे में, समझने का प्रयास करिएगा। कोइनिशियल वेक्टर्स मतलब सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही है, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है। जैसे मान लीजिए यहां से कोई व्यक्ति उठा और एगो ए के तरफ चला गया, यहीं से उठा बी के तरफ चला गया, यहीं से उठा सी के तरफ चला गया। तो अब बताइए जो 3 गो आपको वेक्टर जो दिखाई दे रहा है उस सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, एक के है, मतलब सेम है। तो कह सकते हैं ये जो तीनों वेक्टर है ये तीनों क्या है, तो कोइनिशियल वेक्टर का उदाहरण है। ठीक है, जैसे आप सूर्य से प्रकाश निकलता है तो सूर्य तो एक के जगह है, उससे प्रकाश कई दूरी मतलब अलग अलग जाता है, तो वो सब जो प्रकाश होगा वो सब क्या होगा, तो उसी को हम कोइनिशियल वेक्टर्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस वेक्टर ये जो वर्ग है इसके इस फॉर्म में आप बताइए कि इसमें कौन सा कोई इनिशियल वेक्टर्स हो सकता है, तो जिसका इनिशियल पॉइंट एक के होना चाहिए। तो देखिए ये वाला जो अगर आप वेक्टर देखें ना, यहाँ से एगो वेक्टर इधर गया और यहीं से एगो इधर गया, तो बताइए ये वेक्टर और ये वेक्टर का दोनों का इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु एक के है, ये वाला। तो इस दोनों वेक्टर को हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर डी जो है वह कोइनिशियल वेक्टर्स है। इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ से ये चला और ये को यहाँ से चला, दोनों का इनिशियल पॉइंट एक नहीं है। ठीक ना, इनिशियल पॉइंट एक होगा तभी हम उसको कोइनिशियल वेक्टर्स यानी कि सह आदिम सदिश बोलेंगे। अगला है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब संरेख सदिश। तो देखिएगा संरेख सदिश का मतलब क्या होता है, कोई भी दूगो या दूगो से ज्यादा वेक्टर्स एक ही रेखा के पैरेलल होना चाहिए। कथी होना चाहिए, अगर वो पैरेलल है तब उसको हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। बस एक लाइन में आपको याद रखना है कि वो कोलिनियर कब होगा, जब वो पैरेलल यानी कि समांतर होगा। तो समांतर होने के लिए आप बस सीधी सी बात है, ये दूगो लाइन दिखाई दे रहा है एक दूसरे के समांतर है, 3 गो, यहाँ पर 2 गो रहे तो याद रखिए वो डायरेक्शन इधर जाए एगो इधर जाए, उसे कोई लेना देना नहीं है। बस ये क्या होना चाहिए, समांतर है तो वो कोलिनियर है। जैसे इस उदाहरण पर इस बात को समझते हैं, ये एक वर्ग है मान लीजिए, ये बताइए इसमें कौन पैरेलल है, कौन इसमें कोलिनियर कौन कह सकते थे। देखिए ये वाला और गौर से देखिए ये वाला और ये जो वेक्टर है इधर ही आ रहा है, कोई बात नहीं, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है यानी कि समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर सी जो है वह कोलिनियर वेक्टर्स है यानी कि संरेख सदिश। और हाँ, इसको भी हम बोल सकते हैं एक वेक्टर वी और वेक्टर डी, वेक्टर बी और वेक्टर डी भी क्या है, कोलिनियर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर है। समांतर होगा तो समझिएगा कोलिनियर है और समांतर ना होगा तो कोलिनियर नहीं। तो हमें लगता है यहाँ तो ये 4 तो हम आपको बता दिए हैं। 5वां नंबर देखिएगा, इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, यानी कि समान सदिश। समान सदिश किसको बोलते हैं, तो ये सिंपल सी बात है, समान सदिश मतलब होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, यानी कि परिमाण एवं दिशा दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम उसको इक्वल वेक्टर्स के नाम से जानेंगे। उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहां से यहाँ एक वेक्टर ए है और यहां से यहाँ एक वेक्टर बी है। ये दोनों का डायरेक्शन पहले आप देखिए, मान लीजिए यहां से यहाँ जितना फीट एकर है जितना ही एकर है, मतलब दोनों का लंबाई जो है वह बराबर है और दिशा भी बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर ही जाना चाहिए, दोनों का दिशा और परिमाण दोनों बराबर है, तब हम बोलेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वह समान सदिश के उदाहरण है और यह समान सदिश है यानी इक्वल वेक्टर्स है। लेकिन अगर यही चीज मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो गौर से देखिए कोई ए से इधर आ रहा है तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया और इसका डायरेक्शन देखिए इधर हो गया। तो अगर डायरेक्शन विपरीत है तो उसको हम इक्वल वेक्टर्स नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ परिमाण से बराबर होने की जरूरत नहीं है, परिमाण भी बराबर होना चाहिए और दिशा भी बराबर होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं कि इक्वल वेक्टर्स। तो यहाँ पर फिलहाल ए और बी जो है वो इक्वल वेक्टर्स नहीं है, क्योंकि इसका देखिए ये इधर जा रहा है और एगो इधर जा रहा है, तो इसीलिए इसको इक्वल वेक्टर्स नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ ये इक्वल वेक्टर्स है क्योंकि देखिए ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, दोनों का परिमाण भी बराबर है, तो इसको इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। और एक छोटा सा उदाहरण पर इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए एक वर्ग है, अब सोचकर बताइए इसमें कौन सा
जो है वो इक्वल वेक्टर्स हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपको बताया कि दिशा भी बराबर होना चाहिए, वर्ग है तो चारों भुजा तो बराबर है ये है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये देखिए और यहाँ से यहाँ ये देखिए, ये दोनों का गौर से देखिए, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो इसको हम इक्वल वेक्टर्स के नाम से जानेंगे, यानी वेक्टर ए और वेक्टर सी जो है वह इक्वल है। और देखिए बी और डी को इक्वल बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए बी जो है ऊपर गया है, देखिए सॉरी, या डी जो है ऊपर गया है और बी जो है वो नीचे आया है, तो दोनों का डायरेक्शन, एगो इधर आ रहा है एगो उधर जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, तो बी और डी जो है वह बराबर नहीं है। लेकिन हाँ ए और सी बराबर है, क्योंकि देखिए इसका डायरेक्शन भी इधर है और इसका भी डायरेक्शन इधर है और दोनों का लेंथ तो बराबर है। बात समझ में आ रहा है ना? लास्टली आपको एगो चीज आपको और ध्यान से पूर्वक समझना है, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर यानी कि ऋणात्मक सदिश। तो ऋणात्मक सदिश क्या होता है? तो ऋणात्मक सदिश बस एक ही लाइन का बात है, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर आपको ए भी है, मान लीजिए ए से कोई बी वेक्टर गया, इसको ए बी वेक्टर बोलेंगे। अगर इसका डायरेक्शन को आप विपरीत कर देते हैं, यानी दिशा को विपरीत कर देते हैं, उलट देते हैं, तो समझिए वो उसका निगेटिव वेक्टर बनता है। जैसे देखिए ए से बी कोई वेक्टर था ए बी, इसको उलट दिए, जैसे ए से बी गया ना, अब बी से ए चलाएगा, यहां से उलट दिए, तो ये जो बी ए वेक्टर एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर कहलाता है। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो ए बी वेक्टर जो है वह बी ए वेक्टर में अगर माइनस लगा देंगे तब जाकर वो दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों में फर्क क्या है? दोनों परिमाण तो बराबर है, बट दोनों में फर्क इतना ही था कि डायरेक्शन उल्टा था, इसलिए उसको हम निगेटिव वेक्टर के नाम से जानेंगे। इसी तरह से एक और चीज समझिए, मान लीजिए पी की कोई वेक्टर था, इसको उलट दिए, तो ये क्यूपी वेक्टर बना। तो दोनों इक्वल अभी नहीं है, इक्वल करने के लिए आपको किसका साइन लगाना होगा? माइनस का, इसलिए एक दूसरे का ये क्या है? निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। तो आप याद रखेंगे पी के वेक्टर को आप माइनस क्यूपी वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम सी डी वेक्टर हमारे पास होता, तो इसको हम अगर माइनस में लिख सी डी है तो इसको हम डी सी ऐसे लिख सकते हैं उलट के, बस आपको माइनस लगाना होगा। तो इसी को हम निगेटिव वेक्टर के नाम से जानते हैं, यानी कि ऋणात्मक सदिश। बस याद रखिएगा दिशा विपरीत कर देना है तो वह निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। और हाँ, आपको सबसे बड़ा बात बता दें कि ये सब जो आपको अभी हम वेक्टर बता रहे थे वो सब फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर मतलब इसको आप उठाकर आगे घसका कर पैरेलल दिशा में घसका कर ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेन है, इसको हम घसका के आगे एकदम सीधे सीधे में बढ़ा सकते हैं, या अगर मान लीजिए ऊपर घसका सकते हैं, नीचे घसका सकते हैं, लेकिन ये व्हील नहीं करना चाहिए, एकदम पैरेलल में। इसी को हम लोग फ्री वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो जब भी हम वेक्टर का क्वेश्चन बनाएंगे तो सबका फ्री वेक्टर का ही यूज करेंगे। तो लास्ट में हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गया हो। तो लास्ट में हम एक छोटा सा सवाल भी आप लोगों से पूछ लेते हैं, इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि डिस्टेंस जो है वह स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, आपको एक बात याद दिला दें, ये आपका पहला पार्ट था, इसमें हम आपको सिर्फ बेसिक जानकारी वेक्टर से रिलेटेड दिए थे। अभी आपको मैथमेटिक्स टर्म कुछ नहीं बताया गया। अब हम आपको पार्ट 2 में मेन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो सब आपको बताएंगे। तो पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।